इस सेक्शन में हम लोग जो घटना चक्र का बायो का जो सीरीज़ चला के रखे हैं, तो ये आपका आज जो हम लोग देखने वाले आनुवंशिकता को देखने वाले हैं। तो चलिए इसके डिटेल में देख लेते हैं। उसके बाद पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं आनुवंशिकता का, उसके बाद इसके प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपके सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से में प्रसारित होते हैं क्या होता है, तो वंशागत या फिर आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि आनुवंशिक लक्षणों में के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने अथवा प्रसारित होने की प्रक्रिया क्या होती है, आनुवंशिकता कहलाती है। ठीक है, आनुवंशिकता की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक शहर के पादरी थे। कौन, तो ग्रेग जॉन मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक शहर था, वहीं के वो क्या थे, तो पादरी थे। उन्हें जो है वो आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। किसको, तो ग्रेग जॉन मेंडल को। ठीक है, उन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 प्रकार के तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संस्करण प्रयोग किए और उसका विस्तृत अध्ययन किया। उनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है। ठीक है, उनके प्रयोग से संबंधित जो है वो निम्नलिखित नियम है। कौन सा, तो प्रभाविता का नियम है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस है। पृथक्करण का नियम है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। और आपका जो तीसरा है वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो गया। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हैं जीवों में आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं क्रोमोसोम द्वारा संतान में ही ले जाए जाते हैं। ठीक है, आपका क्रोमोसोम जो द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपके न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नामक जो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया गया, तो ये वाल्डेयर के द्वारा 1888 में प्रस्तुत किया गया था क्रोमोसोम नाम। ठीक है, उसके अलावा जो अगर देखते हैं तो क्रोमोसोम द्वारा परिस्थित डीएनए की एक बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो होता है इससे डीएनए की एक बनी ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो आपकी देखने में मिलती है। जीन कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, तो इनको जीन कहते हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है, यानी जीन जो होते हैं वो आपको जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत जो होते हैं वो आपके इकाई कहे जाते हैं। अगला देखते हैं तो बोला जा रहा है क्या कि सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित एवं स्थिर रहती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है किसी भी प्रजाति में निश्चित रहती है। ठीक है, या फिर स्थिर भी रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा आयु हो गया या कम आयु है तो इससे कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा जो बोला जा रहा है कि किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रमण क्या होता है, जीनोम कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम क्या होता है, जीनोम कहलाता है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है कि जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संचालनात्मक जो होता है संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन क्या होता है, जीनोम चित्रण कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा अगला देखते हैं प्लवनमान जो होते हैं। प्लवनमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिंटॉफ ने किया था, यानी प्लवन जीन यानी जंपिंग जीन का सिद्धांत जो दिया गया था वो बारबरा मैक्लिंटॉफ के द्वारा दिया गया था। इस खोज के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पे उन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं और उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, एक नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसपोजेबल कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसपोजेबल तत्व कहा जाता है और ट्रांसपोजॉन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका बोला जा रहा है तो कहते हैं कि जिनका विकास की प्रक्रिया में जो है वो महत्वपूर्ण ट्रांसपोजॉन का इम्पोर्टेंस होता है। उसी के अलावा जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लिक अम्ल कितने होते हैं, तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होते हैं और एक आरएनए
होता है। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है, यानी प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3 अणुओं से मिलकर बनता है। आपका क्या होता है कि नाइट्रोजनी बेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूरिन अथवा पिरिमिडीन बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा पेंटोज शुगर बोलते हैं, उसके अलावा फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। प्यूरिन बेस जो होता है एडेनिन तथा ग्वानिन, जो प्यूरिन बेस जो होता है एडेनिन तथा ग्वानिन से बना होता है, ठीक है। आपका जो डीएनए तथा आरएन दोनों में समान होते हैं, फॉस्फेट वाले जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने देखा कि नाइट्रोजन बेस हो गया जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन हो गया, पेंटोज शुगर हो गया और जो हो गए फॉस्फेट हो गया, ठीक है। और प्यूरिन बेस जो हमने ऊपर में देखा, तो प्यूरिन बेस जो होता है एडेनिन और ग्वानिन का बना होता है, ठीक है। और डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान ही होते हैं इसमें। पिरिमिडीन जो होता है बेस में आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होता है, यानी पिरिमिडीन बेस आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होता है, जबकि क्या होता है कि डीएनए में जो होता है साइटोसिन तो होता है लेकिन यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डीएनए में डी ऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होते हैं। तो आप देखें डी ऑक्सीराइबोज डीएनए में और आरएनए में जो होते हैं राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि यह एक गलत अवधारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस की, MHF विल्किंस और फैक्री नामक वैज्ञानिकों ने जो है वो डीएनए की खोज की थी। अगला बोला जा रहा है कि वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था, ठीक है। वास्तव में क्या हुआ था कि डीएनए की पहचान जो है 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर ने किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि 1953 में क्या होता है कि डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके अलावा जो बोला जा रहा है कि डीएनए का सर्वप्रथम अगर बात बोला जाए तो 1869 में स्विस के जो वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिसर, उनके द्वारा ये आपका पहचान की गई थी डीएनए में फर्स्ट टाइम में। चलिए अगला जो है कुछ पॉइंट है देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि सामान्य डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है, यह प्रक्रिया जो होती है अनुक्रमण कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है। कुछ वायरस में जो होता है आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, यह प्रक्रिया क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। और क्या होता है जब आरएनए से डीएनए में जब रिवर्स होता है तो क्या होता है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम भाग लेता है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं एक्सरे टेक्निक जो होता है, एक्सरे टेक्निक जिसको बोलते हैं, व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा होता है, ठीक है। एक्सरे तकनीक जो लोग के बिजनेस में होते हैं उनके डीएनए में अभी आप परिवर्तन को देख सकते हैं। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा क्या बोला है। तो आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है, आपका ए आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता की खोज जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इन्होंने अब आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में किसको कहा जाता है, तो जीजी मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल जिसको बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का प्रयोग किया था, तो ये किया था गार्डन पी यानी मटर का किया था, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था, ठीक है। मेंडल ने सर्वप्रथम क्या किया कि मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए थे जो निम्नलिखित थे, ठीक है। प्रभाविता का नियम दिया था उन्होंने, आपका पृथक्करण का नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का भी नियम उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, ये लैंगिक जनन पे आधारित है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या,
तो कह रहा है कि मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जन्म पर आधारित है। बिल्कुल उसी तरह से जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है, तो जीन्स का चित्रण से है। आपका 5 का बी हो जाएगा। जीनोम चित्रण जो होता है आपका क्या बोल रहा है कि का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में अत्यंत विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। ठीक है, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम क्या होता है, तो जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संगठन जो होता है जीनोम चित्रण कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि जीवों में जो बोला जा रहा है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। किस रूप में, तो आपके क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। तो बी आंसर हो गया। अगला देखिए, जीवों में बोला जा रहा है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ऊपर भी हमने देखा, और इसका नाम जो है प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक जो है वॉल्डेयर है, जिनका कब इन्होंने बनाया था, तो 1888 में ये प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़े के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़े का गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। जीन पर जीन्स पाए जाते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग है। ठीक है, अधिकतर जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के भाग है, परंतु कुछ विषाणुओं में जो है ये आरएनए के भाग होते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रियो वायरस भी, जो आपके आरएनए के जो भाग होते हैं तो उनको रियो वायरस कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, तो सूटन और वो वेरी ने गुणसूत्रों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो 7 का बी आंसर हो जाएगा। देखिए, वाल्टर और सूटन और थियोडोर बावेरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत दिया था। ठीक है, जीन है, तो जीन क्या है, तो ये आपका डीएनए का एक भाग होता है। आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्रों में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का अत्यधिक लंबा और कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है। ठीक है, यानी दोबारा पढ़ देती हूँ मैं आपको। प्रत्येक गुणसूत्रों में जो होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल का अत्यधिक लंबा और कुंडलित सूत्रनुमा जो होता अणु होता है। इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः तो एक जीन में क्या होता है, डीएनए अणु के 5000 से लेकर के 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स एकलक अणु होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो ये कहलाता है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, उत्परिवर्तन को कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डिटेल से। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्क्रम कहते हैं। उत्विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तन का काफ़ी महत्व होता है। ठीक है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, तो आपकी आनुवंशिकता की इकाई जो होती है वो जीन होती है। आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उसका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, जीन कहलाता है। ठीक है, जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। ठीक है, जीन जो होती है आनुवंशिकता की जीवों के शरीर में जो होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। कौन, जीन। ठीक है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है किस लिए होती है, तो ये क्या होती है, स्थिर होती है। कभी भी वजन से और आयु से घटती बढ़ती नहीं, ये स्थिर रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर हमने देखा भी था डिटेल से। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है निश्चित होती है एवं स्थिर रहती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या आयु और वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अगला देखते हैं जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है। तो जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायित्व है, तो डीएनए जो है वो उत्तरदायी है। डी हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्या बोला है कि प्लवनमान जीन जो होता है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था जंपिंग जीन का
सिद्धांत का प्रतिपादन। इस तरह से आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि प्लवनमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो प्रतिपादक बारबरा मैकलिंटॉक थे, ठीक है, जिन्हें 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्या किया जैसे सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने देखा कि अध्ययन के तौर पे उन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसपोजेबल तत्व यानी ट्रांसपोजोन कहते हैं, ठीक है, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, डिटेल में भी मैंने आपको बता दिया। डीएनए में उपलब्ध कौन सी यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता, तो आपका कौन सा यौगिक जो होता है अमीनो नहीं बनाता, तो अमीनो अम्ल जो है टायरोसिन जो है वो नहीं बनाता। तो कौन कौन बनाता है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन जो है वो बनाते हैं, लेकिन आपका नहीं बनाता है पूछा गया तो टायरोसिन नहीं बनाता, ठीक है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। एडेनिन जो होते हैं वो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं, ठीक है। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होते हैं, ठीक है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता, ठीक है, अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों को संकेत सूचनाओं की जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचने का कार्य करते हैं, ठीक है, यानी जीवों के लक्षणों को संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति क्या करते हैं, जनकों से संतानों में आपको पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि डीएनए में मौजूद होता है, तो डीएनए में क्या मौजूद होता है, तो डीऑक्सीराइबोज जो होते हैं मौजूद होते हैं, आंसर सी हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको डीएनए बोलते हैं, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं, ठीक है। डीएनए मुख्यतः जो होते हैं केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड से अणुओं में शर्करा जो होते हैं डीऑक्सोराइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाचार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो देखिए इसके विपरीत जो है आरएनए, डीएनए कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और आरएनए जो होता है वो क्या होता है कि कोशिका के साइटोसेल में आपको देखने को मिलेगा। इसके न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं में शर्करा राइबोज और नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन, गुआनिन और यूरासिल एवं साइटोसिन होते हैं, ठीक है। ये किसमें, तो आपके जो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आरएनए वाले में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज किसने की थी, तो आप बताइए किसने की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई आंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो देख लेते हैं, ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएच विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। ये गलत अवधारणा है, ठीक है। परंतु वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में क्या किया कि डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में ही आपका स्विस जो अर्थशास्त्री तो किया जा चुका था और स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये द्विकुंडली संरचना जो है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मिशर के द्वारा जो है किया गया था। कब, तो पहली बार 1869 में, ठीक है। अगला देख लेते हैं डिटेल से। इसमें अगला क्या बोला कि जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडली
कुंडली संरचना प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है, इस तरह से आप देखते हैं ना, इस तरह से ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सर्पिलाकार जो होते हैं सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलीनी संरचना के रूप में होते हैं। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर आपको लंबा होता है, ठीक है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं, ठीक है। टोटल कितने युग्म होते हैं, तो 10 क्षारक युग्म होते हैं। प्रत्येक आपका क्या बोला जा रहा है, तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर जो होते हैं 3.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं, ठीक है। और आपका जो है प्रत्येक क्षारक जो है वो 3.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित जो डीएनए अणु का जो व्यास है वो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी द्विकुंडलित डीएनए अणुओं का व्यास जो होता है या तो आप 20 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे या फिर 2 नैनोमीटर आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए राइबोजाइंस होते हैं। तो राइबोजाइंस होते हैं तो किसके बने होते हैं, तो ये आपके आरएनए के बने होते हैं, डीएनए के नहीं, याद रखिएगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम जो होते हैं या राइबोजाइंस अणु जो होते हैं जिसको हम लोग आरएनए अणु बोलते हैं, जो विशिष्ट जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरक करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। आरएनए की इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी ऑल्टमैन को 1989 ईस्वी में जो है 89 मतलब 90 से 1 साल पहले जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला देखिए अग्रलिखित व्यवसाय में लगे डीएनए में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिका के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, तो ये कहाँ रहता है, तो एक्सरे तकनीक में आप देख सकते हैं। 19 का भी हो जाएगा, चलिए ऊपर में डिटेल में अगर होगा तो उसको भी बता देती हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमने बता दिया है कि आपका बी ही सही है। तो आपका इस तरह से बी जो है 2 यानी आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बी मैंने बोला था ना यहाँ पे, तो ये आपका यही आंसर वहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपका इस तरह से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवंशिक पदार्थों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आनुवंशिकता के चैप्टर को भी देख लिया है और जो मेन पॉइंट था हमने इसको आज स्टडी किया है, ठीक है। और इससे हमारा जो है डिटेल में भी हो गया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक शेयर भी आप ऑल्सो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुद का ख्याल रखिए और औरों का भी ख्याल रखिए।